हमें मालूम है कि संघ ने जो भी विविध क्षेत्र शुरू किए, विशिष्ट उद्देश्य को लेके किए, और उस उद्देश्य की पूर्ति में आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता मिलते गए और वो आगे बढ़ते गए। जैसे मजदूर संघ मजदूरों के क्षेत्र में, विश्व हिंदू परिषद धर्म धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में, विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के क्षेत्र में, उसी प्रकार विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में। और ये बड़ा अग्रणी संस्थान है, इसे इस समय ज्यादा नहीं बताना, हम सबको मालूम है। हमारे विद्यालय उस शिक्षा के लिए समर्पित हूं, और उत्कृष्ट शिक्षा, संस्कारपूर्ण शिक्षा हमारे विद्यालयों से मिले, ये महत्वपूर्ण विषय है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो गौण हैं। भवन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कुछ भी हो, कार्यक्रम बहुत अच्छे अच्छे होते होंगे, लेकिन शैक्षणिक गुणवत्ता यदि है तब विद्यालय सर्वोच्च है, ऐसी अपने अधिकारियों की इच्छा रही है। इसीलिए एक आज का विषय शैक्षिक उत्कृष्टता, ये क्या है, ये क्यों आवश्यक है, और जब क्यों आवश्यक है तब ये कैसे हम प्राप्त करें, इस पर आज चर्चा होगी। ऐसे ही 27 दिसंबर को हम सब जो विद्यालय संचालन के अंगभूत घटक हैं, सबका परस्पर व्यवहार कैसा हो, और सब मिलकर बच्चों के प्रति माँ की भूमिका कैसे निभाएं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दो बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं, समयानुकूल हैं, हालांकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से भी फाइनल तैयारियां हो रही हैं, नए प्रवेश नए सत्र की आरंभ की तैयारियां हो रही हैं, उसी में समय निकाला है हमारे प्रबंधक महोदय का और हमारे प्रधानाचार्य बंधुओं बहनों का। उसका कारण भी ये है कि अनेक शैक्षिक प्रयोग ऐसे होते हैं जो प्रधानाचार्य और आचार्यों अनुमति लेकर शुरू कर देते हैं। कई बार अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होती, इंटरनल क्लासेस में वो शुरू होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग भी होते हैं जहां संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, वहां हमारे सुधी प्रबंधक शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए खुले हृदय से रहें। उनका योगदान सदैव बच्चों का ब्राइट फ्यूचर याद रखेगा, और हमारे प्रधानाचार्य उन शैक्षिक प्रयोगों को करने वाले बने। दोनों धुरी हैं शैक्षिक उत्कृष्टता की। दोनों को ही आज 1.5 घंटे के लिए हमने अमूल्य समय निकालने का आग्रह किया था। कुछ बंधुओं ने निकाल लिया है, कुछ अभी जुड़ेंगे, यानी निकाल रहे हैं। वार्ता के मध्य कुछ जिज्ञासाएं हमारी हो सकती हैं, उन्हें हम मौका मिलता है डॉक्टर हरीश जी किस प्रकार से वार्ता रखेंगे, ये तो अपने अनुसार हैं, जिस प्रकार के वो मार्गदर्शक हैं। लेकिन अगर कोई समय नहीं भी मिलता है तो आपकी कोई जिज्ञासा या सुझाव हो तो वो अपनी प्रांतीय समिति को या सीधे प्रशिक्षण विभाग को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि 27 वाला जो कार्यक्रम है तो सबसे पहले वो जिज्ञासाएं डॉक्टर हरीश जी को हम भेज देंगे, तो पहले उनकी भी चर्चा कर लेंगे, बाद में वो वाला विषय रखेंगे। डॉक्टर हरीश जी देश के प्रख्यात बाल मनोवैज्ञानिक हैं, सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और कंसल्टेंट हैं। आपकी काउंसलिंग जो अटेम्प्ट टू सुसाइड हैं, ऐसे बच्चे भी अगर काउंसलिंग हो जाए उनसे तो वो वापस जीवन की इच्छा उनमें पैदा हो जाती है। मैंने खुद अनुभव किया है ये। आपके चंडीगढ़, दिल्ली, मथुरा, भारत में कई देशों में आपके कार्यालय थे, और बहुत अच्छा, बहुत व्यस्त मोटिवेशन देने वाले महानुभावों में आप हैं। लेकिन जब कोटा, जहां कोचिंग का सेंटर है,
वहां पर हम सबको मालूम है कि वहां सुसाइड बच्चे करने लगे थे, इतना कैरियरिस्ट उनमें जाग गया था, कैरियरिज्म। तब उन्हें वहां के संचालकों ने खोज कर बुलाया कौन व्यक्ति इफेक्टिव हो सकता है। उनके जाने के बाद में, कोटा पहुंचने के बाद में, बहुत बड़ा प्रभाव उनकी काउंसलिंग का पड़ा है। क्या कह रहे हो? आप हमें सुनना है अमेरिका खाली। और विशेषकर जवाब नहीं कैलिफोर्निया है। से भाषण दे रहा हूँ। संबंधित हैं, वहां के साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के आप मेंबर भी ऊंचा हैं। कैसे जाएगा? अभी तक लगभग 10,000 घंटे आपने ट्रेनिंग सेशन पूरे देश में और विदेशों में किए हैं, और लगभग 2,75,000 श्रोता और दर्शकों को आपने एक मार्गदर्शन कराया है। 29 वर्ष की आपकी ये शैक्षिक साधना है। अनेक लोगों को आपने मार्गदर्शित किया है। मैं तो जब मथुरा में उनका कार्यालय था तब से उनका समय लेता रहा हूं। आप आप में अध्यात्म है और अध्यात्म में आप हैं, बाकी सब चीजों से बहुत दूर। सब कुछ शैक्षिक होने के बाद भी आध्यात्मिक साधना के लिए, यानी तप के लिए, तपपूर्ण साधना के लिए आप हर 1-2 महीने बाद हिमालय जाते हैं। अभी 17 दिसंबर को हिमालय की गुफाओं में साधना करके लौटे हैं। जनवरी में वो पुनः जाने वाले हैं। ऐसे संत और तपहपूत के मुंह से कोई भी बात निकलती है तो आप उन्हें देखेंगे, जो पहली बार सुन रहे हैं वो ये देखेंगे कि हृदय से बोलता है और अनुभव बोलता है। कोई भी कार्यशाला, कोई भी बौद्धिक हमेशा पूर्ण नहीं होता, लेकिन वो हमें डगर दिखा देता है कि इस ओर चलें। आज दोनों विषय हैं, उनके लिए हमारे अधिकारियों को जो सर्वाधिक उपयुक्त देश के प्रवक्ता लगे वो डॉक्टर हरीश जी हैं। आप मूलतः हरियाणा के स्वयंसेवक हैं। जब वो कक्षा 6 में थे तब वो मुख्य शिक्षक थे। ऐसे डॉक्टर साहब के बीच में और आपके और उनके दोनों के बीच में जो भी रहेगा वो अच्छा नहीं करेगा। मैं अपनी संचालन टोली से आग्रह करूंगा कि मुझे खुद व्याकुलता हो रही है उन्हें सुनने की, उन्हें देखने की, तो वो कार्य प्रारंभ करें। सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी। मैं आग्रह करूंगा अपने मध्य में जिनकी वर्कशॉप हमें प्राप्त होने वाली, मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर हरीश शर्मा जी से, कि अब वो माइक उनके पास रहेगा और वो और उनके साथ जो हम वर्कशॉप में हम प्रिंसिपल्स और मैनेजर्स जुड़े हुए हैं वो उनकी पूरे सेशन का लाभ लेंगे। आदरणीय डॉक्टर हरीश शर्मा जी। आप सभी जो प्रतिभागी मुझे सुन रहे हैं उन सबके हृदय में स्थित परमात्मा को मेरा नमस्कार। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और जो छोटे हैं शिक्षाविद उनको मेरा स्नेह। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज सबको पहुंच रही होगी, सब मुझे सुन पा रहे होंगे और देख भी पा रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है मुझे अजय शर्मा जी ने जो सौंपा, उसके लिए मैंने आज थोड़ा सा दिन में कार्य निकाल कर, समय निकाल कर कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। तो मैं उन स्लाइड्स को माध्यम से अपनी बात रखूंगा ताकि जो भी मैं कहना चाहता हूं वो देख भी पाएं, और जब वो देख पाएंगे आप तो उसको और गहरे से समझ पाएंगे। तो मैं स्लाइड शेयर करता जाऊंगा और अपनी बात को भी साथ साथ रखता चला जाऊंगा। सर आवाज तो बहुत डाउन है। जी हाँ, अभी वो धीरे धीरे बढ़ेगी ना, अभी 5 मिनट लगेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं जरा बहुत ही कोमलता से बात करता हूँ, परंतु आपके आग्रह पे मैं उसको और अच्छे से कर पाऊंगा। तो क्या ये स्लाइड्स आप लोगों को दिख पा रही है? मुझे कोई भी एक इशारा करके बता दें तो बेहतर ठीक है होगा। डॉक्टर साहब। जी ओके। जी ठीक है जी। तो मेरा नाम भाई डॉक्टर साहब, आपकी हरीश आवाज है। बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। जी
तो मैं तो काफी तेज बोल रहा हूँ। अब आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? शशांक जी जी, कोई भी बंधु जो नंबर दिए हैं उन पे बात करें, सीधे बीच में ना बोलें। हाँ जी जी हेलो जी। तो डॉक्टर मैं इस साहब जी आप। जी मैं आवाज को और तेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो मेरी तरफ से पूरी आवाज तेज ही है। तो मेरा परिचय तो डॉक्टर साहब दे ही चुके हैं, अजय शर्मा जी। मैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक्टिव मेंबर हूँ, और भारत में भी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसका भी। तो यहाँ पर अभी मैं वर्तमान में कोटा में हूँ, और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैं प्रिंसिपल साइकोलॉजिस्ट की भूमिका में हूँ, और यहाँ जो बच्चे हैं उन बच्चों को मार्गदर्शन देने का कार्य करता हूँ। शशांक जी, ये स्लाइड्स आगे बढ़ाने के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरी स्लाइड बढ़ नहीं रही है, तो क्या मुझे खुद ही देखना पड़ेगा? वो देख रहे हैं सर, देख रहे हैं। अच्छा। एक बार आप देखिएगा, बढ़ जाएगा। हम्म, ठीक है, ठीक है, अब बढ़ गई है। तो ओके। कोटा में जिस संस्थान में मैं हूँ, यहाँ पे लगभग 1.5 लाख के करीब बच्चा है, और पूरे भारतवर्ष में संस्थान के लगभग 3.5 लाख बच्चे हैं। 85 सेंटर हैं यहाँ पर पूरे देश भर में, और उनको मुझे उनके बच्चों को और माता पिता को ट्रेनिंग देनी ही होती है। ये कुछ इस वर्ष की तस्वीर है। लगभग 40-50 हजार माता पिता तो हर वर्ष ट्रेनिंग ले ही लेते हैं, और बाकी बच्चे हैं। तो आज की जो प्रस्तुति है उसका जो हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 बातें आज हम देखेंगे कि एक तो जो शैक्षिक उत्कृष्टता है, जो एकेडमिक एक्सीलेंसी है, उसका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, उसकी हमें जरूरत क्यों है, उसका महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उसकी प्राप्ति के मार्ग क्या हैं, किस तरह से हम एकेडमिक एक्सीलेंसी को अचीव कर सकते हैं। और जो एकेडमिक हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर प्रबंधन है, प्रिंसिपल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, कर्मचारी हैं, पेरेंट्स होते हैं, छात्र भी उसमें माना जाएगा, हालांकि उसके लिए ही सारा कार्य है। और जो एजुकेशन के नीति निर्माता हैं, उनकी भूमिका क्या क्या है, क्या होनी चाहिए, ताकि हम इस एजुकेशन एक्सीलेंसी पे और काम कर सकें। और जो पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम है, जो ऐसे देश हमसे 10-15 साल आगे चल रहे हैं, कुछ तो 20-20 साल आगे हैं एजुकेशन में, उनसे हम क्या सीख सकते हैं और किस प्रकार की उनकी एजुकेशन है, इस पे चर्चा होगी। मैंने जितना अपने 29 साल के करियर में सीखा है, उस पे मैं आपको जो भी मुझे नॉलेज है, ज्ञान है, मैं बताने का प्रयास करूंगा, और फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। शशांक जी, ये फिर से स्लाइड्स अटक गई। हाँ ठीक है, हो रहा है। तो शायद ये थोड़ा डिले होता है, मैं समझ रहा हूँ इसको। स्लाइड जब मेरे एंटर करने के आधे सेकंड बाद आ जाती है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जो एजुकेशन एक्सीलेंसी है, उसके 3 स्तंभ क्या हैं। तो 3 स्तंभ में पहला जो स्तंभ है, फर्स्ट पिलर जो है, इसमें हम लेंगे जो हमारे मानवीय घटक हैं, जो ह्यूमंस हैं, जिनको हम स्टेक होल्डर बोलेंगे, जो सीधा सीधा हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हैं और उसको प्रभावित करते हैं। तो मैनेजमेंट है, प्रधानाचार्य है, पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, अभिभावक हैं, स्टूडेंट्स हैं, और नीति निर्माता हैं। परंतु नीति निर्माता को हम आज की चर्चा में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाहर का विषय है। अगर हम भौतिक संसाधन को देखेंगे, तो ये हमारी शैक्षिक उत्कृष्टता का दूसरा स्तंभ है, जिसके अंदर हमारे पास एक बिल्डिंग होनी चाहिए स्कूल की। अब तो हम पेड़ के नीचे नहीं पढ़ा सकते हैं, उसके अंदर भी फिर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लासेस की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आधुनिक शिक्षा जो है वो इन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें होती हैं। ये हर स्कूल में थोड़ी बहुत, हर मात्रा में आवश्यक मानी जाती हैं। तीसरा जो स्कूल है वो कितना सुंदर है, उसको सजाने का कार्य कैसा किया गया है। साथ में आपस में जो कम्युनिकेशन है, जो वार्तालाप होता है एक अध्यापक का बच्चों से, बच्चों का प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल का मैनेजमेंट से, तो उससे जो हमारा एक शैक्षिक वातावरण तैयार होता है, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और साथ में जो स्कूल की दीवारें हैं, उस पर कितने अच्छे उतरते ही रहते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता रहता है। यहाँ से एक
वातावरण तैयार होता है, जिसको बोलते हैं एजुकेशनल एनवायरनमेंट। तो हम अब बात करेंगे कि ये है क्या चीज। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि शैक्षिक उत्कृष्टता क्या एक मनुष्य का शरीर है, परंतु मनुष्य शरीर को अगर आप देख में भी दो हिस्से होते हैं, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो अगर उनमें भी संतुलन नहीं है तो कैसे होगा। तो मनुष्य का शरीर जब संतुलन में रहेगा तभी वो अपनी विकास की यात्रा करता है। ऐसे ही जो शैक्षिक उत्कृष्टता है, इसका समग्र विकास इसके संतुलन के अंदर ही माना जाएगा। तो जब इसमें संतुलन होगा तो क्या बातें हैं जो इसको संतुलन में लेकर आएंगी। तो जब तक हम इसके संतुलन पे ध्यान नहीं देंगे तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो इसके संतुलन में 4 आयाम होते हैं जो शैक्षिक उत्कृष्टता को संतुलन को स्थापित करते हैं। यानी कि शैक्षिक उत्कृष्टता एक ऐसी शिक्षा है जिसमें जो हमारे केंद्र में विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनका ज्ञान, उनका कौशल यानी कि स्किल, उनकी वैल्यूज जिनको मूल्य कहते हैं जो आगे बताई जाएंगी, और उनका चरित्र। ये 4 बातें हैं जो एक स्कूल को सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी होती हैं, और उनको उच्चतम स्तर तक लेके जाना ही स्कूल का कार्य होता है। स्कूल का काम केवल बच्चों को मार्क्स दिलवाना या मार्कशीट दिलवाना नहीं होता, बल्कि ये बताना होता है कि उनके अंदर क्वालिटी जो है सीखने की वो किस किस लेवल पर है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब बच्चे समाज के नागरिक बनेंगे तो कैसी होगी। उनका जो व्यवहारिक कौशल है जब वो जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे तब। और जो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने में ये जो 4 बातें हैं, ज्ञान, कौशल, मूल्य और चरित्र, इसमें स्कूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। हालांकि माता पिता बाकी सब इसके अंदर स्टेक होल्डर है ही हैं, तो सब मिलकर अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देते हैं बच्चों को। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 आयाम में क्या क्या है। पहले लेते हैं ज्ञान का आयाम। ज्ञान के आयाम के अंदर बच्चे के सारे सब्जेक्ट आते हैं, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ता है, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये जितने भी जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसकी उसको गहरी समझ होनी चाहिए, और समझ के साथ साथ उसके अंदर अवधारणात्मक स्पष्टता होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं इस शब्द की कि अवधारणात्मक स्पष्टता क्या होती है, तो ये होती है कि जब मैं किसी सब्जेक्ट को रट नहीं रहा, समझ रहा हूं, तो मैं ये जानने की भी कोशिश कर रहा हूं कि ये सब्जेक्ट मेरे जीवन में कहाँ, कैसे, कब और क्या इसका योगदान होगा, और मेरे जीवन में इसका क्या मतलब, आप उसको बहुत ही अंदर तक समझ जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मेडिटेशन अगर एक सब्जेक्ट लें तो बच्चा मेडिटेशन के टेक्स्ट को रट सकता है, परंतु जब बच्चा ये जान जाएगा कि मेडिटेशन, ध्यान हमारे मन के साथ कब और कैसे काम करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कब कब मुझे ध्यान जो है वो आगे बढ़ाएगा, और मुझे जब स्पिरिचुअलिज्म में जाना होगा तो इसका क्या योगदान होगा, तब हम मान लेंगे कि बच्चे को ध्यान को लेकर उसकी अवधारणात्मक स्पष्टता हो गई है। तो जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं अगर वो बच्चों को रटवा ही रहे हैं, या नहीं कि वो पढ़ा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, तो ज्ञान का जो आधार है इसके आयाम में कुछ कमी मानी जाएगी। दूसरा, जो आज की सदी है वो केवल जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर ज्यादा ध्यान दे रही है। 21वीं सदी के जब आगे जाकर हम इस टॉपिक को भी उठाएंगे कि अगर बच्चे को केवल सब्जेक्ट नॉलेज तो है परंतु उसको स्किल डेवलपमेंट है ही नहीं। 6 स्टैंडर्ड के बाद से अब माना जाता है कि बच्चे को उसके करियर के बारे में, उसको कौशल विकास करने की जानकारी धीरे 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 देते जाने चाहिए। तो उसका वो नॉलेज ले पा रहा है स्कूल या दे पा रहा है कि नहीं। फिर है तीसरा, बच्चे की जो वैल्यूज होती हैं, एक होती है मॉरल वैल्यूज और एक होती है एथिकल वैल्यूज। दोनों की दोनों वैल्यूज के लिए स्कूल का कंट्रीब्यूशन क्या है। मॉरल वैल्यूज का मतलब है जो उसकी आत्मा के अंदर की आवाज होती है, सच बोलो, ईमानदारी से रहो, या जो भी उसको सिखाया जाता है। और एथिकल वैल्यूज का मतलब होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या समाज ने जो मूल्यों का निर्माण किया है उसको जीने के लिए। मान लीजिए एक टीचर है तो उसकी एक एथिकल वैल्यूज होगी कि बच्चों को पढ़ाते समय वो भेदभाव नहीं करेगा, वो गरीब और अमीर बच्चा नहीं देखेगा, वो जेंडर नहीं देखेगा। तो इसका मतलब वो एथिकल वैल्यूज को फॉलो करता है।
फिर बच्चे का जो चरित्र का निर्माण है उसको करने में भी उस स्कूल की भूमिका होती है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी परंपरागत शिक्षा अब तक चलती आई है और अब जो समग्र शिक्षा की डिमांड हो रही है, दोनों में क्या फर्क है, कैसे हम समग्र उत्कृष्टता की बात करेंगे। तो अभी तक ये माना जाता था कि परीक्षा के परिणाम जिस स्कूल के बहुत अच्छे हैं उस स्कूल को अच्छा ही माना जाता था। बट अब धीरे 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 वक्त बदलता जा रहा है, तो अब परीक्षा के परिणामों के साथ साथ बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप स्कूल कर पा रहा है या नहीं, इस पर भी लोग ध्यान देने लगे हैं। अगर बच्चे की होल पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है तो वो स्कूल एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल अब माना जाता है। दूसरा, क्या आपके विद्यालय के बच्चे रटते ही रहते हैं या वो अपनी समझ को भी डेवलप कर रहे हैं, थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं? क्या एनालिटिकल थिंकिंग, कंटम्पलेटेड थिंकिंग, कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग, जो सोच के बहुत तरीके होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्या उस पर भी काम करते हैं बच्चे या केवल जो बताया रट लिया? तो अब हमारे बच्चों को जो रट्टू तोता माना जाता है वो बच्चे काफी पीछे छूट जाएंगे भविष्य में, और जो समझ और जो अनुप्रयोग पर आधारित स्कूल होंगे वो सबसे आगे जाएंगे। फिर अब तक ये जाना जाता था कि जिस बच्चे की फर्स्ट डिवीजन आई है, रैंक आई है, अच्छे नंबर आए हैं, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आए हैं, तो ये बच्चे को उसको इवैल्यूएट करने का एक आयामी यानी कि सिंगल डायमेंशन होता था। बट आज ये देखा जा रहा है कि क्या बच्चा पढ़ाई के साथ साथ बाकी की चीजों में भी अच्छा है, खेल कूद में, बातचीत करने में, विनम्रता में, मॉरल वैल्यूज में, तो इसको मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो बच्चे की पढ़ाई तो है, वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर उसके साथ अगर बाकी की चीजें भी बच्चे की छूटती चली जाएंगी तो वो स्कूल बहुत अच्छा स्कूल नहीं माना जाता। तो वहां पर ये देखा अपना पड़ता है कि बच्चा जो है वो जिस स्कूल में पढ़ता है क्या उसकी बहुआयामी मूल्यांकन हो रहा है उसकी प्रगति का या नहीं। शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण होता है वहां पर टीचर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। वहां देखा जाता है कि पढ़ाने वाला शिक्षक कैसे पढ़ा रहा है, उसकी नॉलेज कितनी है, उसका ज्ञान कितना है, वो कितने साल का अनुभव लेकर बैठा है। पर जब छात्र केंद्रित हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो चाहे कितना भी अच्छा पढ़ाता हो, पर क्या बच्चा समझ पा रहा है, क्या उसके बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्या बच्चा सवाल पूछने में डरता तो नहीं है, क्या बच्चे के अंदर चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब बच्चे में परिवर्तन आएगा तो उसको बोलते हैं छात्र केंद्रित, जो आज की सबसे बड़ी डिमांड है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या केवल पढ़ाई के अलावा और किसी चीज पर ध्यान देता है वो स्कूल, या फिर वो स्कूल बच्चे की ओवरऑल पूरी पर्सनैलिटी, लाइफ स्किल और उसके व्यवहार पर भी ध्यान देता है। ये जो बातें थी ये आज की डिमांड है, तो समग्र जो उत्कृष्टता है उस पर हर स्कूल को ध्यान देना चाहिए। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये हमें इतनी आवश्यक क्यों लग रही है 2025 या 27 या 30 या 32 में, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगी कि केवल सब्जेक्ट पढ़ाना ही अब काफी नहीं है। एआई के आने के बाद अब हमारी शिक्षा में बदलाव जो आता जा रहा है उसके लिए ये एजुकेशन एक्सीलेंसी की इंपॉर्टेंस क्यों है। तो पहला तो ये देखना है कि अब हम 2025 को भी खत्म कर चुके हैं, अब हम कुछ दिनों के बाद 2026 में आ जाएंगे। ज्यादातर आज से 15 20 25 साल पहले ये बोला जाता था कि 2025 के बाद का भारत कैसा होगा, 2025 के बाद का विश्व कैसे होगा। तो आज की डिमांड है स्किल बेस्ड नॉलेज, ना कि नॉलेज बेस्ड स्किल, यानी कि ज्ञान ही है बच्चे के पास तो हमें अब ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो केवल ज्ञान के आधार पर ही करियर बनाएंगे, क्योंकि एआई से ज्यादा ज्ञानी तो कोई हो नहीं सकता। आप कोई भी सवाल पूछ लें आपको एआई सबसे बेस्ट नॉलेज देगा। तो क्या वो बच्चा जो है स्किल बेस्ड है, नौकरी में, जिंदगी में, समाज में और अध्यात्म में। अब चारों तरफ से माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा आगे बढ़े। तो क्या बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, क्या बच्चे के अंदर अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने की अपनी आदत है। जैसे अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, किसी स्कूल का था, एक बच्चे ने लगभग 1.5 से 2 मिनट, पता नहीं कितने मिनट में 52 बार सॉरी बोला, पर उसकी सॉरी जो थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फाइनली उस बच्चे ने 3rd फ्लोर से जंप करके आत्महत्या कर ली।
मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कोई टीचर किसी बच्चे की इंसल्ट कर रहा है तो क्या वो इंसल्ट को सहन करता जाए, सॉरी बोलता चला जाए, या फिर वो अपनी बात को, अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से भी व्यक्त कर पाए, ये बता पाए कि मेरा अपना रोल क्या है। तो हमें अब दब्बू बच्चे नहीं चाहिए, हमें हर बात में 1 मिनट में 50 बार सॉरी करने वाले बच्चे नहीं चाहिए। उनके अंदर संचार कौशल की भी बहुत अच्छे तरीके से दक्षता होनी चाहिए। साथ में अकेले काम करने की बजाय टीम में काम करना भी आना चाहिए। तो 21वीं सदी की ये बिल्कुल नेकेड रियलिटी है जो हमें अपने बच्चों को देनी पड़ेगी। अब कोई नहीं पूछ रहा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में बच्चा कितना अच्छे से लिख पा रहा है, अब बाकी और चीजों की भी एक्सपेक्टेशन है। हम लोगों का ऐसा मानना है कि 2030 से 32 तक की जो शिक्षा होगी उसमें जो भविष्य में 85% नौकरी होंगी अब स्किल बेस्ड होंगी। आपके बच्चे के 100 में से 100 नंबर आए कोई नहीं जानेगा, 12th के बाद अब देखा जाएगा उसको आता क्या है। आज जो हमारे स्टूडेंट हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं में हैं, ये लगभग 5 साल के बाद ऐसे ऐसे करियर में काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिन करियर के बारे में आम आदमी को बिल्कुल भी पता नहीं है, जिस पर रिसर्च हो रही है। कोई जान ही नहीं पाएगा कि आज से 5 साल बाद कौन कौन से करियर आएंगे। जहां रिसर्च होती है, एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, बस उनको ये अंदाजा है। तो आम व्यक्ति नहीं जानता कि उसके बच्चा अब कौन से करियर में काम करेगा। आज ये देखा जा रहा है 92% तक जो नौकरी देने वाली कंपनी है या जो एचआर के लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि बच्चे की सॉफ्ट स्किल्स कितनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर मानवता यानी कि मनुष्य के पास 64 सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, जिनको हम 64 कलाएं भी बोलते हैं। उनमें से कितनी उस बच्चे को आती हैं? जितनी ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स आएंगी उतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो जो हमारे समाज का और राष्ट्र का निर्माण होता है उसमें स्कूल का बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है, और बहुत बड़ा नहीं, सारा योगदान स्कूल का ही है। तो जो विद्या भारती के जो स्कूल हैं, जो बेहतरीन स्कूल हैं, वो केवल एक बच्चे को शिक्षित व्यक्ति नहीं बनाते, ऐसा मेरी मानना है और मुझे मालूम भी है। वो उसको एक जिम्मेदार और एक ऐसा संवेदनशील नागरिक तैयार करने में इस देश में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जहां पर हमारा देश तरक्की करता है। तो अब हमें अंडरस्टैंड ये करना होगा कि ये 5 चीजें हैं जो हमारी शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण देती हैं। हमारे बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, संस्कार उसमें होने चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, उसके अंदर लाइफ स्किल होनी चाहिए, और बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, और ये पांचों इक्वल होनी चाहिए। अगर बच्चा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आ रहा है तो वो केवल एक्चुअल में 20% ही डेवलप हुआ है, परंतु बाकी की 4 चीजों में अगर वो कम है, कमजोर है, तो भी 80% उसका डेवलपमेंट बाकी है। अगर बच्चा सोशली बहुत अच्छा है पर पढ़ाई में बिल्कुल दब्बू है, अगर बच्चे को लाइफ स्किल ही आती है और कुछ संस्कार उसके हैं ही नहीं, तो एक अध्यापक को या एक स्कूल को या प्रधानाचार्य को इन 5 चीजों को इक्वली बच्चे के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए सोचना चाहिए। तभी आप मान के चलेंगे कि शैक्षिक उत्कृष्टता पर वो विद्यालय खरा उतर रहा है। प्राप्त करने के क्या तरीके हो सकते हैं? प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात जो भी मैं बता ही रहा हूं, मार्क्स पर फोकस करने के साथ साथ उसको एक अच्छा इंसान बनाने पे भी फोकस करना चाहिए। स्कूल हो, टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी हो, वो सब मिलके बच्चे पे ही तो काम कर रहे हैं। अगर हम बच्चे पे काम कर रहे हैं तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आप साबुन बनाते हैं, और आपका साबुन बहुत महंगा है। लगभग आपका साबुन मान लेते हैं कि 500 रुपए का एक साबुन है, क्योंकि आप विदेश में भेजते हैं और या फिर बहुत अमीर लोगों के लिए है। और आज आपकी फैक्ट्री से मैनेजर का फोन आया कि सर वो 4 ट्रक माल हमारा रिजेक्ट होके वापस आ गया। तो अब आप भागे भागे गए अपनी कंपनी में, और वहां जाकर आपने चेक किया कि गड़बड़ कहाँ हुई। तो पता चला कि असेंबली लाइन 3 पर गड़बड़ थी, फर्स्ट और सेकंड ठीक थी। आपने वो गड़बड़ ठीक की, और गड़बड़ ठीक करने के बाद आप वापस अपने घर चले गए। तो यहाँ पर एक रॉ मटेरियल होता है हमारा 2.5 साल का बच्चा।
अब रॉ मटेरियल जो 2.5 साल का बच्चा है वो एक अच्छा इंसान बनने के प्रोसेस में अपने आप को गुजारता है। तो एक असेंबली लाइन पे स्कूल कॉलेज एजुकेशन सिस्टम है, दूसरे पर उसका समाज है, तीसरे पे उसकी पेरेंटिंग है, चौथे पर टेक्नोलॉजी है। ये 4 असेंबली लाइन है जहां से वो बच्चा गुजरता है। तो जब वो 2.5 साल का बच्चा रॉ मटेरियल गुजरा तो उसमें कोई खोट नहीं था, ना तो वो शराब पीता था, ना वो किसी से बदतमीज था, ना ही उसको कोई एडिक्शन था। पर अगर आप एक 22-25 साल के बच्चे को देखेंगे तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि गड़बड़ हम अपने प्रोडक्ट में कर कहाँ रहे हैं। ईश्वर तो हमें जो छोटे बच्चे देता है वो एकदम ठीक देता है, वो अच्छे इंसान ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारी शैक्षिक उत्कृष्टता का जो अकेला एक लक्ष्य है वो ये है कि उसके अंदर वो पांचों चीजें डाल देना, ये वाली, ये सबसे बड़ा लक्ष्य ही है। पांचों चीजें जब डलने लग जाएंगी तो फिर स्कूल का काम पूरा हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले छात्र केंद्रित शिक्षण होना चाहिए स्कूल के अंदर, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए। और जब हम स्टूडेंट सेंटर लर्निंग वाले प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हर बच्चा अलग है, कोई भी बच्चा सेम नहीं है। आप किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे, आप एक इंसान पर काम कर रहे हैं। तो हर बच्चे की सीखने की गति और सीखने की शैली अलग अलग होती है, तो उसको सम्मान देना जरूरी होता है। दूसरा जो अवधारणात्मक समझ होती है कि बच्चे को रटवाना नहीं है, उसको समझाना है। अगर टीचर बच्चे को समझा पाए तो वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। और तीसरा, आज के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है, आज के जो बच्चे हैं, जो ये 1900 कह लें आप 15 के जिनका जन्म हुआ है, 14 में, 12 में, 10 में, जिनको जेनजी आप बोलते हैं, उसके बाद अल्फा बीटा हैं, ये टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं। अगर टीचर को टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं पता और बच्चे को ज्यादा पता है तो फिर बच्चा क्या करेगा, उसका मिसयूज करने लग जाएगा। तो 3 बातें होंगी कि जब एजुकेशनल हम क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन की बात करते हैं तो ये 3 चीजें। और हमें ये देखना पड़ेगा कि एक स्कूल जो है उसकी 4 डायमेंशंस में भूमिका क्या है। तो सबसे पहले, हर स्कूल कोशिश पूरी करता है और सारे करते ही हैं कि बच्चे को सुरक्षित वातावरण दिया जाए। यहाँ पे कोई डिस्कशन का कोई विषय नहीं है। फिर ये देखा जाता है कि क्या वो जो 5 डायमेंशन है वहां पर समग्र विकास स्कूल कर पा रहा है कि नहीं। साथ साथ में बच्चे का आध्यात्मिक विकास भी बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था तो मैं पहली बार शाखा ज्वाइन करने गया, और मेरा जो इस वक्त जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसमें आरएसएस का तो बहुत बड़ा योगदान है। 4th स्टैंडर्ड में था, जब छठी में मैं आ गया था तो मैं मुख्य शिक्षक बन गया वहाँ का। फिर मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया, और उसके बाद मैं संतों के संग में रहा, और जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे बहुत चेंज किया। तो जो बचपन होता है अगर उसमें बच्चे को आध्यात्मिक विकास के मौके मिले तो बच्चे पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी जिंदगी का। फिर जो पेरेंट्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। पीटीएम में कितने पेरेंट्स आते हैं। कई बार पीटीएम होती है, 100 में से 40 पेरेंट्स आए तो 60 कहाँ चले गए। ये भी एक स्कूल को देखना जरूरी है। जिस स्कूल की पेरेंटिंग में पेरेंट्स बहुत कम आते हैं, मैं पर्सनली उसको बहुत अच्छा स्कूल नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो एक प्रोफेशनल स्कूल है, और माता पिता की भूमिका से अगर आप हट जाएंगे तो फिर आप पे वर्कलोड ज्यादा बढ़ेगा, जो आप समझ पाएंगे। फिर जो नवाचार प्रयोग है, जो नई नई चीजें हो रही हैं आजकल, उसके बारे में विद्यालय कितना अपडेटेड है। तो अब जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है वहां पे बच्चों को प्रॉब्लम्स दी जानी चाहिए, उनका सॉल्यूशंस निकालना चाहिए। जैसे मैं अभी एक अहमदाबाद का स्कूल देखा, वो स्कूल को देखकर मैं इतना हैरान रह गया कि वो स्कूल 7 दिन चलता है, बच्चे रुकते ही नहीं है घर पे, संडे को भी स्कूल जाना चाहते हैं। और वो स्कूल सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलता है, और बच्चे थकते ही नहीं है वहां पे। क्योंकि वहां की जो पढ़ाई है वो एक इस तरह की पढ़ाई है जो मैंने विदेश में जो पढ़ाई होती है जब उसको स्टडी किया तो स्कूल को देखा। तो अब जो स्किल बेस्ड पढ़ाई है, क्योंकि वहाँ वही पढ़ाई होती है। दूसरा, क्या क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है बच्चों को। यानी कि मान लीजिए पंखा छत पे लगा हुआ है,
अब बच्चे ने देखा कि पंखा छत पे है तो वो सोचेगा कि क्या ये पंखा दीवार पे भी लगाया जा सकता है। तो जब वो ये सोचेगा कि दीवार पर भी लगाया जा सकता है, तभी तो वो वॉल फैन बनाएगा। जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो खराब नहीं होती। मान लीजिए एक बच्चा है, उसने प्लेन का निर्माण किया, उसने हवाई जहाज बना दिया, पर एक नेगेटिव थिंकिंग का दूसरा बच्चा जब उस प्लेन में बैठा तो उसने एक सोचा कि अगर ये प्लेन हवा में ही क्रैश हो गया तो हम कैसे बचेंगे, तभी तो वो पैराशूट बनाएगा। वो पॉजिटिव ही सोचता रहेगा, विपरीत नहीं सोचेगा तो पैराशूट का निर्माण कैसे करेगा। एक बच्चे ने जहाज बना दिया, दूसरा जब उस जहाज में बैठा और उसने सोचा कि अगर ये जहाज डूब गया तो तभी तो वो लाइफ बोट जैकेट बनेंगी। तो हमें विपरीत सोचना नेगेटिव नहीं होता, हमें ये भी देखना होता है कि क्या विपरीत सोचने से भी कुछ अच्छी चीज होगी। तो मैं बिल्कुल रटने के खिलाफ हूं कि हमें बच्चों को रटवाने वाली पद्धति से हटा देना चाहिए, हमें बच्चों को समझने वाली पद्धति पे डालना चाहिए। तो डिजिटल उपकरण, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और भी जो गतिविधियां होती हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं, आज के डिमांड में है। हर स्कूल इन पे भी ध्यान देता है। पर सबसे बड़ा जो होता है वो होता है चरित्र निर्माण, बच्चे के वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज और उनकी मॉरल वैल्यूज। तो नैतिक कहानियां जो टीचर्स, अब टीचर्स को भी तो जीना पड़ेगा ना वैसे ही। अगर टीचर वैसे नहीं है और केवल बोलेंगे तो बच्चे समझ जाएंगे, क्योंकि बच्चे खुद देखते हैं कि हमारे अध्यापक कैसे हैं, अध्यापकों की भाषा कैसी है, अध्यापक बातचीत करते हैं। तो क्योंकि बच्चा आपको देख कर सीखेगा, आप जो बोलेंगे उससे थोड़ा कम सीखेगा। ये बहुत सारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती हैं, ये लगभग 27 से भी ज्यादा होती हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो अब मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम में इफेक्टिव हैं। स्कूल को इनके बारे में पता होना चाहिए, अध्यापकों को इसका ज्ञान होना चाहिए, प्रिंसिपल्स को पता होना चाहिए कि एक्सपेरियंशियल लर्निंग क्या होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है। इनको अभी मैं बताने लग जाऊंगा तो काफी समय चला जाएगा। तो यानी कि जो प्रभावी शिक्षण विधियां हैं उनका ज्ञान टीचर्स, प्रिंसिपल को जरूर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो स्टेक होल्डर हैं स्कूल के, जो स्कूल को चलाने के लिए जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो ये 6 हैं। एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रबंधन की। तो जो लोग स्कूल के प्रबंधन में पार्टिसिपेट करते हैं वो एजुकेशनल लीडर होते हैं। वो अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देते हैं एजुकेशन में। तो जब वो मीटिंग लेते हैं तो वो कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर शामिल करें अपनी मीटिंग के एजेंडे में कि आज हम इस विषय पे चर्चा जरूर करेंगे। चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, कोई ना कोई विषय जरूर होना चाहिए उनकी बाकी की बातचीत की मीटिंग में, और जिसकी समीक्षा गंभीरता से करी जाए कि हमारे स्कूल के बच्चे साइंस में क्यों पिछड़ रहे हैं, हमारे स्कूल के बच्चों को लिखना क्यों नहीं आ रहा है, हमारे स्कूल के बच्चों की हिंदी इतनी कमजोर क्यों है, हमारे स्कूल के बच्चों का बायो में या एसएसटी में या संस्कृत में कम रुझान क्यों है। तो जब इस तरह का एक सब्जेक्ट होगा तो स्कूल के अंदर डेवलपमेंट जरूर आएगी। दूसरा, जितने भी गंभीर मुद्दे हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए। और जो प्रबंधक समिति होती है उसमें हमेशा कोई ना कोई एक्सपर्ट तो जरूर होना चाहिए, चाहे वो बाहर से हो या वो अंदर से ही हो, जिनको एजुकेशन ऑफिसर भी कहते हैं। और जो शिक्षाविद होते हैं जाने माने, साल में एक दो बार उनकी उपस्थिति में ये मीटिंग्स होना काफी प्रभावकारी माना जाता है। साथ में जो जितने भी ये प्रबंधन कमेटी के लोग होते हैं, जब वो किसी टीचर को अपॉइंट करें तो उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि एक मछली ही होती है जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और एक ही कोहिनूर हीरा होता है जिससे मुकुट की शोभा हो जाती है। तो हमें देखना चाहिए कि जो टीचर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने की प्रक्रिया में रिटर्न होना चाहिए। बच्चों के सामने जाकर वो डेमो दें, फिर बच्चे उनका फीडबैक दें, उनका जो विशेषज्ञ, जो उनके विषय में विशेषज्ञता है उसका मूल्यांकन हो, और उन्होंने कितनी ट्रेनिंग ली है, कहाँ कहाँ से सीखा है, और उनको कितनी नॉलेज है डिवाइस की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो भी। तो जब ये 4 बातें वो कर पाएंगे तब उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए।
और उनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया दूसरे देशों के हिसाब से बहुत सख्त भी होनी चाहिए। तो जब वो इतनी सख्ती से उनका अपॉइंटमेंट होगा, तो क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो स्कूल की आत्मा होती है, और आप तो जानते ही हैं कि आत्मा जो होती है वो बॉडी में कितना इंपॉर्टेंस प्लेस रखती है। स्कूल का जो मैनेजमेंट टीम और कमेटी होती है वो टीचर्स के साथ रेगुलर मीटिंग्स रखें, कर्मचारियों से संवाद रखें। जब भी पीटीएम हो, कोई ना कोई वहां जाकर बैठे कि उनके जो पेरेंट्स हैं स्कूल के वो क्या बात कर रहे हैं, किस चीज से निराश हैं या अच्छे हैं। फीडबैक लेना चाहिए उनको, क्योंकि वो लीडर्स होते हैं और उन्हीं के दम पर जो स्कूल होता है वो आगे तरक्की कर सकता है। उनका विजन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि अगले 10 साल में स्कूल को कहाँ लेके जाना है। और जब भी कोई मीटिंग हो या उनकी जो कमेटीज होती है उसमें रेगुलर बेसिस पे 2-2 महीने पर 2-2 टीचर्स को या 3-3 टीचर्स को भी उसमें पार्टिसिपेट कराना चाहिए। जितनी भी मीटिंग्स हैं सब में सेंटर में उनका होना चाहिए स्टूडेंट, ना कि स्कूल, ना कि टीचर, ना कि प्रिंसिपल। छात्र हित अगर सर्वोपरि होगा तो अपने आप ही एजुकेशन सिस्टम ऊपर जाने लग जाएगा। और एनुअल रिपोर्ट्स ये सब चीजें हैं जो उनको कर देना चाहिए। फिर उनके अंदर नेतृत्व करने की बहुत क्षमता होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडर्स होने चाहिए। उनको खुद अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लीडरशिप के बहुत कोर्स करने चाहिए। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी और बेहतरीन होनी चाहिए। और उनके पास हर चीज की एक पॉसिबिलिटी हो। मान लीजिए लाइब्रेरी लगानी है और वो लाइब्रेरी लगी नहीं रही, सबने बोल दिया कि कुछ किताबें आ जाएं, तो कितने सारी ऐसी ऐसी जगह है जहां से बुक्स डोनेशन में मिलती हैं। उनको पता होना चाहिए कि अगर किताबें खरीद नहीं सकते तो डोनेशन में ले सकते हैं। और जब उनको ये बात पता चल जाएगी तो वो अपने स्कूल को और बेहतर कर पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनका। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानाचार्य के अंदर भी तो एक आचार्य होता ही है, तो उसको अपने सब्जेक्ट को हमेशा पढ़ाते रहना चाहिए। मैं अपने पूरे जीवन काल में लगभग 700 से 800 प्रिंसिपल से मिला हूं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना बंद कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी हो गई हैं, अब हमारे पास इतने काम आ गए हैं। और उन्होंने, तो मैंने उनसे कहा कि क्या ये रीजंस हैं या एक्सक्यूजेज हैं। तो वो कुछ जवाब ज्यादा दे नहीं पाए। मेरा पर्सनली मानना है कि जो प्रधानाचार्य एक आचार्य की हैसियत से किसी भी क्लास में जाता है तो वो ज्यादा अपने स्कूल के बारे में जानकारी ले पाएगा। पढ़ाना तो एक साइड की चीज है, पर वो बच्चों से कनेक्ट होगा। वो देख पाएगा कि जो टीचर्स हैं वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो वो जो बच्चों का फीडबैक है, प्रक्रिया है, वो प्रिंसिपल के पढ़ाने से उसको ज्यादा क्लैरिटी से मिलेगी। अपने विषय को पढ़ाए, दूसरे विषयों के बारे में जानकारी लेता रहे। कभी कभार रेंडमली किसी बच्चे की बैग को निकलवा के उसकी कॉपियों की जांच करवा ले। नियमित रूप से अगर वो 2 या 3 बैग पर डे के हिसाब से भी जांचने लग जाए कि चलो छठी क्लास के रमेश की रोल नंबर 23 का पूरा बैग यहाँ मेरे सामने लाओ, 10th स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ता है उसका पूरा बैग मेरे सामने लाओ, और उसका पूरा बैग रेंडमली जब जांच हो जाएगा तो उसके बैग में जो जो पाया जाएगा अच्छा या बुरा, उससे भी मूल्य स्थापित होंगे। तो छात्रों के काम का मूल्यांकन और उनके बैग का मूल्यांकन कर लेना चाहिए प्रिंसिपल को, जिससे काफी डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। जो प्रधानाचार्य होते हैं उनका विजन और उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। तो मैनेजमेंट का जो विजन है वो प्रधानाचार्य को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और उनको विजन मिशन स्थापित करना आना चाहिए। क्वालिटी तो ऑफ कोर्स होनी चाहिए। जी हजूरी करने वाले प्रिंसिपल बहुत दिनों तक टिकते भी नहीं है। आप किसी बटेर को अगर वृक्ष के ऊपर बिठा भी दोगे तो बाज तो बन नहीं जाएगा, तो रहेगा तो बटेर ही। तो उसको प्रधानाचार्य को पता होना चाहिए कि ये पूरा स्कूल को नेतृत्व और एक विजन देना मेरा सबसे बड़ा काम है। प्रधानाचार्य की और भी जो जिम्मेवारियां होती हैं उस पे भी, जैसे एक संस्कृति का निर्माण करना, क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज है उनको देखना, और एक ब्रिज होता है प्रधानाचार्य। तो वो पेरेंट्स के बीच में, समाज के बीच में और टीचर्स के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो प्रधानाचार्य का जो पद है वो बहुत ही गंभीर, बहुत ही माननीय और बहुत ही जिम्मेवारियों से भरा होता है। तो
जब भी किसी व्यक्ति को प्रधानाचार्य बनने का मौका मिलता है तो ईश्वर की उस पर बहुत बड़ी कृपा होती है। प्रधानाचार्य कुछ ऐसा ही है जैसे देवताओं में इंद्र। तो उसके अंदर सब कुछ ज्यादा ज्यादा होगा तभी वो कुछ चीजों को कर पाएगा। तो लीडरशिप भावना, दूसरी संस्थाओं की विजिट करना, दूसरे स्कूलों में जाकर देखना कि वहाँ क्या क्या नया लागू हुआ है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ताकि बेवजह छुट्टियां ना करे, और अपने मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे काम करता रहे। आत्म मूल्यांकन प्रधानाचार्य को हमेशा करते रहना चाहिए। जो भी उसके खुद के या विद्यालय की जो इवैल्यूएशन है वो लर्निंग माहौल क्रिएट करे। प्रधानाचार्य में सुनने का धैर्य बहुत होना चाहिए, क्योंकि जो भी उस स्कूल में आएगा वो प्रधानाचार्य को सबसे ज्यादा सुना के जाएगा। तो प्रधानाचार्य के अंदर लिसनिंग हैबिट बहुत होनी चाहिए। जितना उसमें सुनने का धैर्य होगा उतना ही बढ़िया प्रधानाचार्य होगा। पेरेंट्स से कांटेक्ट कर दें, हमेशा पीटीएम में रहें। और बच्चे जो होते हैं वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बहुत सीखते हैं। मैं तो पर्सनली अजय शर्मा जी को जानता हूं कि जब मैं स्कूल में जाया करता था श्री जी बाबा में, तो सुबह सुबह की क्लास में किस तरह से वहाँ क्लास लगती थी वो मुझे इतने साल पुराने दिल एकदम से फ्लैश हो गए हैं। तो जो स्टूडेंट्स का मोटिवेशन है, उनकी डेवलपमेंट है, उसमें किसी भी स्कूल के प्रधानाचार्य का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो बच्चों में शिक्षा का जुनून भी स्थापित हो जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में एक स्कूल है, उसका नाम है वीणा वादनी स्कूल है। आगे मुझे पता नहीं, 12वीं तक का है। वहां के प्रधानाचार्य की वजह से उस स्कूल का हर बच्चा एक ही वक्त में दोनों हाथों से लिखते हैं, एक साथ। लेफ्ट हैंड में भी पेन और राइट में भी पेन, दो कॉपी हैं। राइट पेन इंग्लिश में लिख रहा है और लेफ्ट है जो हैंड है वो हिंदी में लिख रहा है। तो सोचो ये देखने में कितना असंभव सा लगता है। सुनने में तो ऐसा लगता है ये तो कोई एक बच्चा दो बच्चा कर दे तो मान ले गॉड गिफ्टेड है, सब बच्चों को ये आर्ट आ गया। बच्चे दोनों हाथों से लिख रहे हैं, दो भाषाएं लिख रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो सीखने और समझने की होती हैं। चाहे वो स्कूल हो, प्रधानाचार्य हो, टीचर्स हो, ये समझना चाहिए। तो अपनी पर्सनल एक्सीलेंस का ध्यान रखें प्रधानाचार्य। अब हम बात करते हैं जो टीचर्स होते हैं। टीचर्स, जैसे मैंने कहा, मैं तो मानता हूं कि एक टीचर जो है वो एक स्कूल की आत्मा है, शिक्षा की आत्मा है। उसके बगैर तो आप असंभव है कि कुछ हो जाए। तो उसको सिखाना, पढ़ाना, बताना सब कुछ होना चाहिए। सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन टीचर से ही होती है। तो उसको अपना खुद का निरंतर विकास करते रहना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि आज समाज कहाँ जा रहा है, तो बच्चों को किस दिशा में लेके जाना है। बच्चों के इमोशंस को समझना उसको आना चाहिए। बच्चा एक रोल नंबर नहीं होता, बच्चा एक स्टोरी भी होता है। मान लीजिए कोई बच्चा जैसे क्लास में सो गया, तो सोने के पीछे कारण क्या है? देयर इज ए स्टोरी बिहाइंड इट। हो सकता है उसने पूरी रात जाकर कोई ऐसा कार्य किया हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो। तो बच्चे के प्रति जब आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे, समझ जाएंगे, तो बच्चा भी आपको समझेगा। तो टीचर्स ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर ये सब सिखाने की चीजें होती हैं कि एक टीचर्स को सीखने के जो सिद्धांत हैं, उसका उद्देश्य, सहभागिता, प्रतिक्रिया, ये सब चीजें टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में आती हैं। तो उसको कभी भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहिए। निरंतर प्रशिक्षण लेना, टीचर्स के लिए उचित वेतन और सम्मान देना, और टीचर का सबसे ज्यादा सम्मान करना, ये मैनेजमेंट, प्राचार्य और अभिभावक के जिम्मे आता है। ऐसा अध्यापक जिसका कोई सम्मान ही नहीं करेगा तो वो सिखाने में भी उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि किसी भी शैक्षिक संस्थान की जो सबसे मूल्यवान संपत्ति उसकी ना तो बिल्डिंग होती है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे होते हैं, परंतु मूल्यवान संपत्ति अध्यापक भी होते हैं। अध्यापकों के बिना आप स्कूल की कल्पना करेंगे कैसे? कितने भी बच्चे पढ़ते हो आपके स्कूल में, अगर अध्यापक वहां से हटा दिए जाएं तो बच्चों का भविष्य कैसे होगा? तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो भी बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्लास के अंदर अगर वो पांच पांच बच्चों के समूह बनाकर एक प्रयोग करें जिसमें से तीन बच्चे तेज और दो सबसे कमजोर ले लें, और वो उन ग्रुप्स को
आपस में कोई नाम दे दें जिसको बडी सिस्टम कहते हैं, तो वो अध्यापक गण पाएंगे कि बच्चे की जो पूरी क्लास है वो काफी डेवलप हो रही है। तो बच्चों का सामूहिक विकास करने के लिए उन बच्चों को मिक्स करना चाहिए। तो दो जो कमजोर बच्चे हैं, उन तेज बच्चों को ये कहना चाहिए कि अगर ये बच्चे अभी तेज हो गए तो आपको हम स्पेशल इस तरह का कोई अवार्ड देंगे, कुछ देंगे। तो वो जो तेज बच्चे होते हैं वो भी उन कमजोर बच्चों को पढ़ा पाएंगे। पीटीएम, सतत संपर्क, समस्या का समाधान, दिनचर्या की जानकारी, ये सब आप लोग करते ही रहते हैं, परंतु क्योंकि ये पार्ट ऑफ द जॉब, ये एक आपके कार्य का हिस्सा भी है पढ़ाने के साथ साथ। जैसे कि मैंने बताया कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो तो आचार्य के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि प्रधानाचार्य के लिए। जितने भी टीचर्स होते हैं उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। अगर उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उसका प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ेगा। उनको खुद ही स्वाध्याय करना चाहिए। अब हम देखेंगे कर्मचारी। कर्मचारी जो होते हैं, क्योंकि वो एक बैकबोन है किसी भी डिपार्टमेंट की, जो एजुकेशन का स्कूल है, उनको ट्रेनिंग देने का कार्य टीचर्स का भी है और साथ में मैनेजमेंट और प्रधानाचार्य का भी। हर कर्मचारी को उसको अपने कार्य का ज्ञान होना चाहिए कि वो ड्राइवर है तो उसका क्या काम है, अगर वो पियून है तो उसका क्या काम है, सफाई वाले को पता होना चाहिए उसका क्या काम। दूसरा, उसको पता होना चाहिए उस स्कूल का इतिहास क्या है, वो स्कूल किन किन कामों के लिए इम्पोर्टेंट है। उस कर्मचारी को ये ज्ञान भी होना चाहिए कि स्कूल के बारे में खास बातें क्या क्या हैं। सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग कर्मचारी को दी जाती है वो कम्युनिकेशन की दी जाती है। अगर कर्मचारी किसी भी स्कूल में, जैसे जब ऑडिट करने जाते हैं तो ज्यादातर जो शिक्षाविद होते हैं पहले पियून से बात करके देखते हैं कि पियून किस तरह से बात करेगा। ड्राइवर से बात करके देखेंगे कि ड्राइवर बात कैसे करता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कर्मचारी की। तो उसमें सजगता, स्वच्छता, कार्यक्रम की व्यवस्था करना, निरंतर अपने सुधार करना। तो जितना ध्यान आप बच्चों का रखते हैं, आपको उतना ही ध्यान अपने स्कूल के कर्मचारियों की ट्रेनिंग से संबंधित बातों का भी रखना चाहिए। और जैसे यहाँ के जो अपने जीवन विद्या भारती के विद्यालय हैं, उसके विद्या भारती के बारे में जितना भी ज्ञान है, नॉलेज है, वो केवल बच्चों को और अध्यापकों को नहीं, कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए, ताकि वो उन परंपराओं का पालन कर सकें। उनको भी चेक करना चाहिए कि उनमें से कितनों को पढ़ना लिखना अपना कोई स्किल आती है या नहीं आती है। तो छोटी छोटी ट्रेनिंग्स अगर उनको भी मिल जाए तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा स्कूल। अभिभावक जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अभिभावक इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे के अंदर जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, एथिकल वैल्यूज जो होती हैं, वो माता पिता के द्वारा ही सबसे ज्यादा डाली जाती हैं। तो उनका बच्चे के अंदर डेवलपमेंट कितनी हो रही है उनकी जानकारी माँ बाप को होनी चाहिए। पीटीएम में अगर कोई माता पिता नहीं आते तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेना चाहिए स्कूल को, और उनके माता पिता को बार बार रिमाइंडर देकर बुलवाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके जीवन में उनका बच्चा है। तो जो बच्चा जब होगा उनके लिए इम्पोर्टेंट और वो स्कूल में आना ही नहीं चाह रहे, तो ये समझना चाहिए क्यों नहीं आ रहे। तो बच्चे की बहुत सारी जानकारी उनको पेरेंट्स से मिलेगी। तो एक होनी चाहिए जैसे एजुकेशन एक्सीलेंस कमेटी। उस कमेटी के अंदर टीचर्स, बच्चे, कर्मचारी, 12-14 लोगों को या 20 लोगों की एक समिति बना लेनी चाहिए। जो एजुकेशन एक्सीलेंस कमेटी होगी उसमें सब अपने अपने विचार दें और बार बार उस मीटिंग को करते रहें, जिससे पता चले कि सब क्या सोचते हैं स्कूल को और बढ़िया करने के लिए। माता पिता का घर का वातावरण बच्चे का कैसा है ये पता चल जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके स्कूल के जो अभिभावक हैं, क्या वो आपके स्कूल की टीचर्स की या किसी की आलोचना तो नहीं करते। करते हैं तो जानकारी लीजिए क्यों करते हैं। 16 घंटे बच्चा घर पे रहता है, 6 से 8 घंटे स्कूल में रहता है। 100% प्रभाव बच्चे की जितनी भी कम्युनिकेशन है, उसका जो व्यवहार है, घर का वातावरण है, बच्चे पे पड़ता है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं माता पिता। अगर एक स्कूल पूरी ताकत भी लगा दे और जो अभिभावक अपना पार्टिसिपेशन ना करें, तो उस ताकत का मात्र ऐसा शिक्षाविद कहते हैं
40% ही उसका रिजल्ट आएगा। 60% जो रिजल्ट है उस बच्चे का, वो माता पिता दे पाएंगे उसके बिहेवियर के लिए। बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा पढ़ाई में टीचर्स की वजह से, पर अभिभावक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सब्जेक्ट पेरेंट्स के। बच्चे को ईमानदारी का पाठ पढ़ाना, उसको घर में अनुशासन में रखना, उसका टीम वर्क, करुणा, जिम्मेवारी और सम्मान सिखाना, यहाँ पर माता पिता का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। ये सारी चीजें माता पिता के जिम्मे होती हैं। वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस तो नहीं पढ़ाएंगे, पर ये सब जरूर पढ़ाना आना चाहिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रमुख भूमिका ही होती है। तो उनके अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो सब डेवलप करने का काम किसका होता है? स्कूल का। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, इनको समझना। क्योंकि मैं अडोल्सेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी डॉक्टरेट जो है वो बच्चों को लेकर ही है। तो एक बच्चा 1 साल का या 4 साल का या 10 साल का या 12 या 15 या 17 का क्या सोचता है, क्या समझता है, वो उसका मन कैसा होता है, उसकी भावनाएं कैसी होती हैं, उसके ब्रेन के कैसे विकास होते हैं, 7वीं क्लास का बच्चा किस तरह से एक्सपेक्ट करता है, 9th का कैसा हो जाएगा, ये सब चीजों में हमने गहन पढ़ाई तो की, साथ में इन चीजों को जिया। पिछले 29 वर्षों से मैं अडोलसेंट साइकोलॉजिस्ट की भूमिका में हूँ। तो इन बच्चों के बारे में मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये सीखना ही चाहते हैं, ये बच्चे जीना ही चाहते हैं। कोई नहीं मरना चाहता, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो पढ़ना या सीखना ना चाहता हो, परंतु इनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो अपनी खुद की व्यवस्था कर पाए, ये टीएलएम का उपयोग करें। जितने भी अध्यापक हैं उनके साथ सहयोग, तो कभी अलग से मुझे मौका मिलेगा तो मैं एडोलसेंट साइकोलॉजी के ऊपर भी आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा कि एक बच्चे को समझने के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए और आनी चाहिए। उनकी जो दैनिक जिम्मेवारियां हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को खुद और उनको सिखाना चाहिए कि इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। कोई भी बच्चा अगर अपने टीचर्स के अंदर रिस्पेक्ट नहीं रखता, आस्था नहीं रखता, सकारात्मक चर्चा नहीं करता, प्रश्न करने की आदत नहीं करता, संवाद स्पष्ट नहीं है, तो वो बच्चा कुछ ना कुछ कमी को लेकर है। श्रीमद् भगवद गीता का 15th चैप्टर में एक श्लोक है, शायद पहला ही श्लोक है, ऊर्ध्वमूलम अधश्वाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्यम छंदांस्य पर्णानि यत् संवेद से वेदविद। इसका मतलब जो अध्यात्म में है वो कुछ और है, साइकोलॉजी में इस श्लोक का मतलब कुछ और है। जैसे बहुत वर्ष पहले मुझे, जब मैं पेरेंटिंग में था, तो एक बुजुर्ग थे, लगभग 65 वर्ष उनकी आयु रही होगी, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे होते हैं हम पूरा जीवन इनको पालने पोसने में, पढ़ाने लिखाने में, एक अच्छा इंसान बनाने में लगा देते हैं, और हम इन बच्चों से इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, पर जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये हमें प्यार क्यों नहीं करते? ऐसा क्या हो जाता है कि शादी के बाद ये बदल जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि जब ये और बड़े होते हैं तो ये हमारे लिए वृद्धाश्रम खोल देते हैं और हम बुजुर्ग लोगों को अलग कर देते हैं? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अंकल आप पहले एक बात बताओ मुझे, आपको किसने ऐसा बता दिया, समझा दिया कि आपके बच्चे आपको प्यार करेंगे? आपके बच्चे आपको कभी भी प्यार नहीं करेंगे। वो अपने बच्चों को प्यार करेंगे, उनके बच्चे उनके बच्चों को प्यार करेंगे। प्रेम ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। आपके बच्चे केवल आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके अंदर आस्था रखेंगे, आपके पांव छुएंगे। प्यार तो आपको ही उनको करना पड़ेगा। जब आप छोटे बच्चे थे अंकल जी, तो आपको अपने माता पिता का प्रेम मिल तो गया, अब क्या आप अपने बच्चों से भी प्रेम की उम्मीद कर रहे हैं? तो ऐसे बच्चे जो अपने आचार्यों में, जो उनके पिता समान होते हैं, उनमें आस्था नहीं रखते, तो साइकोलॉजी कहती है कि अगर एक बच्चा अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आप उसके घर में जाके देखेंगे कि वहां पर उसकी माता उसके पिता यानी कि अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती है। जो पत्नी अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, तो बच्चा देखेगा कि जब मेरी माँ मेरे पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो जो भी उस बच्चे के जीवन में पिता समान होगा, बच्चा उसकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा।
तो चाहे प्रधानाचार्य हो या आचार्य हो, ये सब पिता समान ही होते हैं, गुरु हैं ये। तो इसीलिए हमें अपने घर के माहौल पे भी ध्यान देना चाहिए कि पति पत्नी आपस में कैसे बात करते हैं। तो आचार्यों में आस्था रखना, सकारात्मक चर्चा करना, प्रश्न करने, स्पष्ट संवाद, ये एक अच्छे बच्चे के बहुत अच्छे गुण माने जाते हैं। नेशनल एजुकेशन है जो पूरे संसार में लगभग 180 कंट्री हैं, उनमें से कुछ देशों की शिक्षा को हम बहुत वैल्यू करते हैं, मानते हैं ये अच्छी है। 4-5 देशों को देख लेते हैं, बाकी तो और भी बहुत सारे हैं। तो पहले बात करेंगे दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया में मैंने जो इसको अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कि साउथ कोरिया में शिक्षा को ही सफल जीवन की कुंजी माना जाता है। आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा माता पिता अपने बच्चों के लिए खर्च करते हैं। साउथ कोरिया के जो बच्चे होते हैं, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 12वीं के बच्चे 12 से 16 घंटे की पढ़ाई करते हैं। और वहां पर हागवो नाम का सरकारी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, जहां पर वो चाहे तो देर रात तक पढ़ाई भी कर लेते हैं। एक एग्जिट वो होता है टेस्ट, जैसे हमारे यहाँ आईएएस ऑफिसर देते हैं आईएएस पीसीएस के टेस्ट, तो उस देश में सबसे मुश्किल परीक्षा मानी जाती है सीएसएटी की। सीएसएटी की एग्जाम जिस दिन होता है, पूरे साउथ कोरिया में सारे दफ्तर उस दिन लेट खुलते हैं, फ्लाइट बदल जाती हैं, फ्लाइट के टाइम बदल जाएंगे, और सब कुछ बच्चों के हिसाब से हो जाता है उस दिन। साउथ कोरिया के जो टीचर्स होते हैं उनको उतना ही सम्मान मिलता है जैसा किसी देश के जज को मिलता है। शिक्षक बनना उस देश में सबसे मुश्किल काम माना जाता है। आप जज बन गए या शिक्षक बन गए तो समझ लो आपका जीवन सफल। बहुत अच्छा वेतन मिलता है। इसीलिए साउथ कोरिया में जो डिजिटल क्लासरूम, हाई स्पीड इंटरनेट, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी बेहतर इस्तेमाल होता है। साउथ कोरिया के बच्चों की पूरे संसार में सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन होता है। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना बहुत बहुत मुश्किल काम माना जाता है। इसलिए साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशन में कुछ मुट्ठी भर देशों में शामिल है उनके एजुकेशन सिस्टम की वजह से। तो हमें अब साउथ कोरिया से भारत को क्या सीखना चाहिए? हमें एक ऐसा शैक्षिक आधार तैयार करना चाहिए जहां पर टीचर्स का सम्मान और उनके अच्छे वेतन देने पर खास तरह से कुछ प्रयास किए जाएं। परंतु ये आधा सच है। एक अच्छा सम्मान और एक अच्छी सैलरी एक अच्छे टीचर को ही मिलेगा, परंतु टीचर तो अच्छा है नहीं। सम्मान उसको पूरा चाहिए, सैलरी भी उसको उतनी चाहिए जितनी उस दूसरे टीचर को चाहिए। यहाँ पर गड़बड़ है। एक अध्यापक जो खुद जानता है कि मैं अच्छा अध्यापक नहीं हूं, मुझे पढ़ाना भी नहीं आ रहा, पर वो सम्मान भी उतना ही चाहता है, सैलरी भी उतनी चाहता है, तो ये जो गैप है ये एक डिस्प्यूट का कारण बनेगा। तो हमें वहां पर ये देखना होता है कि जब एक मैनेजमेंट एक टीचर को हायर कर रहा है तो वो उस टीचर के अंदर क्या क्या देख रहा है। तो शुरुआत वहां से होगी, दक्षिण कोरिया को देख के। अब बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड बिल्कुल अपोजिट है दक्षिण साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया में तो 12-16 घंटे की पढ़ाई होती है, फिनलैंड में मुश्किल से 3-4 घंटों की पढ़ाई होती है। होमवर्क ही नहीं मिलता बच्चों को पढ़ने के लिए। और दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा देने वाला देश भारतवर्ष से 20-25 साल आगे। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई बोर्ड की परीक्षा नहीं, ना तो 8वीं का बोर्ड है, ना 10वीं का, ना 12वीं का। बच्चे तनाव मुक्त रहते हैं। परंतु फिनलैंड में टीचर बनना भगवान बनने जितना मुश्किल माना जाता है। इतनी मुश्किल पढ़ाई होती है टीचर बनने की फिनलैंड में, क्या पूछो मत। जो बच्चे भारत में आईएएस ऑफिसर बनने के काबिल होते हैं, फिनलैंड में वही टीचर बनने के काबिल होते हैं। केवल टॉपर्स को ही टीचर बनने का मौका मिलता है। हर एक टीचर को पूरी आजादी है कि वो कैसे पढ़ाना चाहता है। सरकार ब्लाइंड फेड करती है। वहां के जो टीचर्स हैं पढ़ाई के साथ साथ खेल, कला और स्किल में भी बिलीव करते हैं। बच्चे वहां खुश रहकर सीखते हैं, मतलब मशीन नहीं होते पढ़ने के लिए, लर्निंग्स नहीं होती। गरीब बच्चा हो, अमीर हो, एक ही स्कूल है। ना वहाँ प्राइवेट स्कूल ना सरकारी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक स्कूल है। 7 साल की उम्र से पहले बच्चा स्कूल जा ही नहीं सकता। अगर वो भेज दिया जाएगा तो एडमिशन ही नहीं होगा। मुफ्त शिक्षा है बिल्कुल। किताबें फ्री है, मिड डे मील फ्री है, ट्रांसपोर्ट फ्री है। जो कॉलेज की पढ़ाई है वो भी मुफ्त है। वहां फिनलैंड ये मानता है कि एक
जो एग्जाम होता है उससे बच्चे का भविष्य तय नहीं हो सकता। तो बिल्कुल कम दबाव, शिक्षक बहुत अच्छे और सरकार का टीचर्स पे भरोसा। तो देश क्या सीखेगा हमारा फिनलैंड से? 2.5 2.5 साल के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, 3 3 साल के जा रहे हैं, उससे हो क्या रहा है? आप अगले 3 साल तक अगर उसको स्कूल नहीं भेजेंगे तो वो हो क्या जाएगा? ये एक समझने का विषय है। और हमें ये देखना होगा कि क्या सबको एजुकेशन देनी चाहिए, महंगी और सस्ती एजुकेशन से क्या होगा, ये चर्चा का विषय है। अब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड में क्या होता है, वहां पर बच्चे एक तो पढ़ाई करते हैं, साथ में काम भी करते हैं। डुअल एजुकेशन सिस्टम है। आपको पढ़ाई भी करनी है, कंपनी में काम भी करना है। 70% छात्र जो होते हैं वो ये डुअल एजुकेशन सिस्टम करते हैं। तो जो वो काम करेंगे उससे उनकी कमाई भी होती है। तो वो डिग्री से ज्यादा क्या स्किल पे जोर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, छठी के सातवीं के, अपने घर में जिसको जैसा काम आता है। तो बच्चे इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, शेफ सारी नौकरियां कर सकते हैं वहां के। वो कोई नहीं कहता बाल मजदूरी है, परंतु वो उनको झोंकते नहीं है, वो बच्चों की मर्जी होती है। 1 घंटा काम करूंगा, आधा या दो। बेरोजगारी बेरोजगारी बिल्कुल कम है ही नहीं वहां पे फिनलैंड में। बाद में कंपनियां क्या करती हैं, बच्चों को खुद और ट्रेनिंग दे देती हैं। बच्चे चाहें तो यूनिवर्सिटी में चले जाएं। स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां पर 4 भाषाओं में पढ़ाई होती है, सब जगह। जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश। रट्टा कम मारते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। वहां पर भी शिक्षक और टीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और बहुत मुश्किल से स्विट्जरलैंड में टीचर का काम मिलता है करने के लिए। सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो टीचर बनने की है। तो स्विट्जरलैंड से क्या सीखेंगे? एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें स्किल पे जोर दिया जाए। छोटे छोटे बच्चों को भी काम करना सिखाना चाहिए, आना चाहिए। अब नीदरलैंड ले लेते हैं। नीदरलैंड में बच्चों को रटवाया नहीं जाता। समझना, सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल पूछना, डिबेट करना, ये सिखाया जाता है। शिक्षक वहाँ गाइड होते हैं, परंतु छात्र केंद्रित है। दबाव कम होगा, होमवर्क और परीक्षा का जो प्रेशर है वो कम है। उनकी निजी लाइफ, पढ़ाई, खेल में उनका संतुलन ठीक रहता है। और वहां पर चौथी क्लास के बाद से, 5वीं क्लास के बाद से बच्चों को मार्गदर्शन देना शुरू कर देते हैं। नीदरलैंड में बच्चों के ब्रेन पर काम होता है कि क्या बच्चा म्यूजिशियन बनेगा, स्पोर्ट्स में जाएगा, क्या करेगा। तो वो अर्ली एज में शुरू कर देते हैं। टीम वर्क पे काम होता है। वहां पर भी वोकेशनल और एकेडमिक दोनों को सम्मान मिलता है। तो नीदरलैंड के अंदर इंग्लिश में भी है, इसलिए बहुत सारे देश वहां जाते हैं। तो जब हम देखेंगे भारत के लिए क्या सीख है, कि जो मानसिक स्वास्थ्य है और जो व्यवहारिक शिक्षा है, दोनों को इक्वली बच्चे को करना और परीक्षा के दबाव को कम करना, ये सिखाता है नीदरलैंड। बचपन बचपन ही रहना चाहिए। अब हम चारों देशों का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया में तो पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा है, फिनलैंड में बिल्कुल नहीं है। स्विट्जरलैंड में मध्यम है, नीदरलैंड में कम है। तो जब हम पढ़ाई के दबाव की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड से सीखें। जब फोकस और कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो दक्षिण कोरिया परीक्षा पे फोकस करता है, फिनलैंड हैप्पीनेस पे करेगा और सीखने पे। स्विट्जरलैंड स्किल और जॉब पे करेगा, और नीदरलैंड सोचने और संतुलन पे। तो यहाँ पर हमें फिर से एक स्विट्जरलैंड की चीज समझ में आती है। शिक्षा की शैली पे जब हम बात करेंगे तो कंपटीशन, भरोसा, व्यवहारिक, छात्र केंद्रित। शिक्षक की भूमिका पे जब काम करेंगे तो फिनलैंड में शिक्षक मार्गदर्शक होते हैं, स्विट्जरलैंड में ट्रेनर होते हैं और नीदरलैंड में गाइड। रोजगार की जब बात करेंगे तो सीधा रोजगार स्विट्जरलैंड के लोगों को मिलता है। तो ये जो हमारा नया एनईपी है, आप हैरान हो जाएंगे, इसमें बहुत सारे देशों की शिक्षा पद्धतियां शामिल हैं। ऐसे तो जर्मन भी है, इंग्लैंड भी है, अभी तो बहुत सारी कंट्री हैं। परंतु हमें अब ये सीखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह से हमारे अंदर काम करता है। तो कहना तो यही चाहता हूँ कि जो शैक्षिक उत्कृष्टता है वो सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या बच्चा ही रिस्पॉन्सिबल है, या टीचर या फिर प्रिंसिपल। सब जिम्मेवार हैं। सबको अपने अपने काम पता होने चाहिए। मुझे मेरा काम पता होना चाहिए, आपको आपका काम पता होना चाहिए। जब हम इस तरह से अपनी शिक्षा को देखेंगे, हम अपना अपना रोल समझेंगे, तो हमारा जो देश है वो तरक्की करेगा, समाज आगे बढ़ेगा।
यही सब बातें मैं कहना चाहता था। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और कोई सवाल कोई करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, तो मैं आपके सामने हूँ। अभी 15 मिनट बाकी हैं। ऐसा कोई भी चर्चा का विषय जो आप मुझसे सीखना समझना चाहें, तो मैं आपके साथ हूँ। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं माइक अनम्यूट करके। हाँ जी, एक एक करके आप क्वेश्चन करें, बाकियों का म्यूट रहने दें, और जो हाथ खड़ा कर दें, हैंड रेज कर दें इसके अंदर ही रिएक्शन में। तो और ये 15 मिनट में जो भी चर्चा की जा सकती है उसको कर सकते हैं। शशांक जी। जी भाई साहब। हाँ, कोई प्रबंधक, महानुभाव, प्रधानाचार्य कुछ बोलना चाहे? वो समय जल्दी हाँ जल्दी घट रहा है ना। जी जी कोई भी हमें तो जिज्ञासा हो। मुझे लग रहा है सबको आग्रह समझ आया होगा। तो जिनको जो जी। प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, उनमें जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं। नहीं तो भाई साहब अजय अपनी सर तो जिज्ञासा कोई नहीं है, लेकिन बातें भाई साहब की बहुत अच्छी थी, उससे प्रभावित हैं। और वैसे तो अपनी शिक्षा में यही, स्कूल में यही लेके चल रहे हैं, लेकिन और भी जो सुझाव वो सुधार कर सकते हैं विद्यालय में, और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब का। नहीं, जी जिज्ञासा भाई रखो, साहब। गुरु, जिज्ञासा रखो। अच्छा, धन्यवाद तो हम दे देंगे बाद में। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। मैं शिवेंद्र गौतम वृंदावन से। जी गौतम जी। जी, आपने जैसा बताया कि शैक्षिक उत्कृष्टता जी हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, जी और बिल्कुल। उसके लिए हम सभी को अपने अपने कार्य का भान होना और उसकी जी जिम्मेदारी के हिसाब से निर्वहन करना, ये बहुत आवश्यक है। ये जी सभी सर। जानते हैं मेरे स्कोप के अंदर क्या आता है, जी। मैं किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब लेकिन चूंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मैं आपके व्यू पॉइंट से समझना चाहता हूँ कि वो ऐसी चीज क्या है जो हमको ऐसा करने से या समझने से रोकती है, और हमको वो नहीं करने देती जो हमको करना चाहिए, जी। और इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए। गौतम जी, मनुष्य ना स्वभाव से परोपकारी है। मैं भगत सिंह जी अपने पड़ोसी के घर में चाहता हूँ, भगत सिंह तो चाहिए पर मेरे घर में नहीं चाहिए। तो मनुष्य जी स्वभाव से परोपकारी इतना है कि वो चाहता है कि मैं ठीक तो बाद में हो जाऊंगा, पहले गौतम जी आप ठीक हो जाओ। तो मैं पूरा दिमाग आपको उत्कृष्ट बनाने में लगाऊंगा, मैं चाहे दो कौड़ी का ही रहूं। तो ये जो सोच होती है कि मैं अपने पर ध्यान ना देकर दूसरे पर ध्यान ज्यादा दे रहा हूं, इससे प्रोग्रेस बहुत स्लो होता है। मनोविज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति को पहले अपने अंदर झांक कर अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था ना, कि एक तो नॉलेज है, एक संस्कार है, अनुशासन है, बच्चे की स्किल है, या सामाजिक विकास है। उसको डेवलप करने के लिए अगर मैं किसी एक स्कूल का घटक हूँ, अब हो मैं कर्मचारी भी हो सकता हूँ, मैं टीचर भी हो सकता हूँ, मैं प्रधानाचार्य या मैं प्रबंधक की भूमिका में भी हो सकता हूँ, तो मेरा रोल क्या है? तो मैं जो मेरा रोल होगा, क्या मैं अपने रोल को अच्छे से कर पा रहा हूँ? तो जब मेरा ध्यान को। डॉक्टर साहब। जी सर। जी नमस्ते, कृष्णकांत बोल रहा हूँ सर। सर सर जी जी। कई सालों की आपसे राम राम बची हुई है, सारी जी आज ही कर देता हूँ मैं तो। कृष्णकांत जी नमस्कार सर, सर। एक प्रैक्टिकल समस्या है, हो सकता है पूरे प्रदेश में या नहीं हो। आगरा जो मेरा विद्यालय है, अभी एकदम दिखने में आता है, कई बार हम शॉक्ड रह जाते हैं कि टीचर और पेरेंट्स के बीच में स्टूडेंट खड़ा है, हम्म, और हम उसे समझाते हैं तो कई बार वो फादर मदर के साथ भी ऐसा व्यवहार करता है जो बड़ा अनकॉमन सा लगता है, अच्छा नहीं। तो उसने वो व्यवहार कहाँ से खरी सीखा कृष्णकांत जी? हाँ जी, नहीं सर ये है, लेकिन इसका हम एज द टीचर, एज द प्रिंसिपल सुधार कैसे करें? वो तो अपने देखिए फादर मदर के साथ भी प्रॉपर नहीं है। व्यवहार जो होता है, बच्चा जो होता है ना, वो बहुत सारी जगह होती है जहाँ से सीखता है। दोस्तों से सीखता है, टेक्नोलॉजी से सीखेगा, कंप्यूटर से।
जैसे जब हम छोटे थे तो जब हम टीवी देखा करते थे, थोड़े बड़े जी होने पर तो हम कार्टून फिल्म केवल टॉम एंड जेरी देखते थे। जी एक उसमें वो चूहा सा होता था और एक बिल्ली होती थी। अब टॉम एंड जेरी बोलते तो कुछ थे नहीं, वो बस उनके कार्टून चलते रहते थे, आपने भी कभी ध्यान दिया हो तो। बट जी आप जरा आज के कार्टून देख लो बच्चों के, कितनी गाली गलौच होती है उसमें, कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है। वो जो 4 साल का बच्चा कार्टून देख रहा है, वो कार्टून नहीं देख रहा, वो संस्कार ले रहा है कार्टून से। जी जी वो 3 साल से ही वो सीखना शुरू कर देगा कि गाली कैसे देनी है, बदतमीजी कैसे करनी है। माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता है कि बच्चे ने इतना सारा ज्ञान ले लिया केवल कार्टून से ही। अब कार्टून के, अब जब छोटे बच्चे कार्टून देख रहे हैं, ध्यान ही नहीं है किसी का, फिर वो उस मोबाइल पे और क्या क्या सीखते होंगे भगवान जाने। तो हम टेक्नोलॉजी को रोक तो नहीं सकते हैं, परंतु उसका इस्तेमाल करना तो सिखा सकते हैं ना। अब बच्चा जो होता है वो जन्मजात बदतमीज पैदा हो नहीं रहा, वो तो समाज में आने के बाद है। तो उसको आराम से सुधार के ठीक किया जा सकता है, परंतु इसमें माता पिता का रोल भी ज्यादा है। तो यहाँ पर कृष्णकांत जी, मेरा एक एज ए साइकोलॉजिस्ट सवाल है कि जब मेरे पास भी इस तरह के केस आते हैं माता पिता के बच्चों के, तो मैं पूछता हूं कि बच्चे के व्यवहार से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है, बच्चे को या माता पिता को? तो ज्यादातर माता पिता कह देते हैं जी हमें ही तकलीफ है। तो फिर मैं अगला सवाल करता हूं, तो सबसे पहले इलाज किसका करूं? जी जी यानी कि पहले मुझे माता पिता को ये बताना पड़ेगा कि इस बच्चे को हैंडल करने के लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन क्या लाना है। अगर कहीं आग लग रही होगी तो हमें पानी की आवश्यकता है ना, आग से तो आग बुझेगी नहीं। जी 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 तो वहां पर माता पिता को भी ट्रेनिंग उतनी ही चाहिए जितनी बच्चे को चाहिए। बच्चा छोटा है, उसकी किडनी छोटी है, पर आधी थोड़ी ना है। तो वो पूर्ण मनुष्य है, पर उम्र में छोटा है। तो उसको पहले जब हम समझ जाएंगे तो उसको हैंडल करना सीख जाएंगे। हम जी क्या कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं अभी। ये मेरा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट समस्या पता चलेगी तो उसका बिल्कुल सटीक आंसर भी दे पाऊंगा। सर असल में एक थोड़ा जी एक दो लाइन में ये भी बताइए। जी कॉमन गार्जियन ये कहता है विद्या भारती के स्कूलों में सर हमने इसलिए एडमिशन कराया बहुत संस्कार सीखें, ये सीखेंगे, ये अच्छा सीखेंगे वो। तो एज ए होल भी कुछ हम लोग इसमें आपसे सीख पाए। ठीक। कृष्णकांत जी, एक सवाल है मेरा। परमात्मा मनुष्य अगर कोई विशेष स्थान माना जाए शरीर का, तो परमात्मा या ईश्वर मनुष्य के दिमाग में रहता है या उसके दिल में, हृदय में? मान लीजिए मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, मैं आपके दिमाग में हूं या आपके हृदय में हूं? हृदय में। हृदय में ना। तो जी जब परमात्मा किसी बच्चे को जन्म देने के लिए उसको पृथ्वी पे भेजता है, तो वो उस बच्चे से कहता है बेटा तेरे हृदय में मैं तब तक था जब तक तुझे मैंने माता पिता नहीं दिए। अब तेरे पास माता पिता हैं, अब माता पिता के रूप में मैं हृदय में वो स्थापित रहेंगे। तो परमात्मा क्या है, माता पिता सब हृदय में है, गुरुदेव भी हृदय में है। अब हृदय के जो सब्जेक्ट होते हैं वही तो 64 होते हैं जिनको सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। तो जी जी स्कूल क्या करेगा, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब सिखा देगा, ये सब्जेक्ट हैं। जी परंतु एक स्कूल जब बहुत अच्छी पढ़ाई करवा के बच्चे को साइंस सिखा देगा, तो बच्चा क्या होगा, बहुत अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, एस्ट्रोनॉट बन जाएगा। परंतु बेईमान भी तो बन जाएगा ना। पर बेईमान से ईमानदारी में माता पिता का रोल होता है, यानी कि सॉफ्ट स्किल सिखाने का बड़ी और मुख्य जिम्मेवारी माता पिता की भी होती है। भ्रष्ट बनाने के लिए जो माता पिता जिम्मेवार ज्यादा होते हैं, स्कूल कम होता है। तो संस्कार सिखाने का काम स्कूल का जरूर है, पर वो माता पिता के योगदान के बगैर पूरा नहीं हो सकता, चाहे अगले 100 साल लगा दो आप। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है कोई प्रश्न अगर रहता है तो ये समय हम पूर्ण मैं- की ओर है। भाई साहब। आप मुझे मैसेज कर, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, फिर जिसके हेलो प्रश्न रहेंगे आग्रह करता हूँ। जी। आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी, अथवा अपने प्रदेश निरीक्षक जी के माध्यम से अथवा मुझे आप प्रश्न भेजेंगे, तो अगला सेशन जो 27 को होने जा रहा है सर का, उसमें हम सबसे पहले प्रश्नोत्तर लेंगे, आपकी जिज्ञासा समाधान लेंगे प्रारंभ में ही।
तो कोई प्रश्न और भी रह जाए आज के बाद तो उनको हम चर्चा कर सकते हैं। शशांक जी, एक दो प्रश्न और ले सकते हैं। जी भाई साहब। एक निवेदन है, वो 27 वाला सेशन ऐसे रखा जाए कि हम लोग बड़े से स्क्रीन पे स्कूल में, तो वहां आचार्य उसे देख पाए। अब ये टाइम ऐसा नहीं था, ये तो ऐसा डॉक्टर अगर हो पाए साहब तो ठीक है। टाइम हमने तो पहले से कृष्णकांत जी उस पे 27 होने को दीजिए, छुट्टी है। हम सोचेंगे। जी 2-3 लोग बोलते 27 हैं। को छुट्टी है, हाँ, फ्री एक होंगे। प्रश्न शशांक जी, जी सर। जी भाई साहब। एक प्रश्न ले लीजिए बस। हाँ, अब कोई एक प्रश्न। डॉक्टर साहब को कोई हाँ, भाई साहब का ले लीजिए बस। राकेश अग्रवाल। हेलो। जी हाँ, जी हाँ, बोले भाई साहब। हाँ, मैं राकेश अग्रवाल शाहजहानपुर से बोल रहा हूँ, प्रबंधक संजय कुमार सर से। नमस्कार भाई साहब। डॉक्टर साहब, एक चीज देखने में आती है कि जो पीटीएम रखी जाती है तो शहरी क्षेत्र के अभिभावक तो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं बच्चों की पीटीएम में आने के लिए, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र का अभिभावक है वो बहुत कम संख्या में विद्यालय आता है बच्चों की पीटीएम को समझने के लिए या सुनने के लिए या उनके बारे में चर्चा करने के लिए। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए कि वो अधिक से अधिक रुचि ले सके जो ग्रामीण अग्रवाल क्षेत्र। जी मेरे मेरे पिताजी थे ना, वो अनपढ़ थे। वो उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, गांव के ही थे वो। और मेरी माता जी भी अनपढ़ थी, वो मतलब स्कूल ही नहीं जा पाए। तो जब व्यक्ति कोई पढ़ाई नहीं करता तो वो क्या करता है, एजुकेशन वाली एक्टिविटी से कटता है। या मनोविज्ञान है मनुष्य का, वो कटेगा उस चीज से। तो एक होता है शिक्षित और एक होता है समझदार। तो अगर आप जो ग्रामीण परिवेश के माता पिता हैं, आप उनको ये वाक्य समझा पाए कि शिक्षित होना अलग बात है, समझदार होना बिल्कुल दूसरी चीज है। भले ही आप उतने पढ़े लिखे ना हो, पर आप समझदार तो बहुत हैं। तो समझदारी का पढ़ाई लिखाई से लेना उतना है नहीं। कोई किसान भी समझदार खूब हो सकता है। तो जब वो अपने आप को ये मानने लग जाएंगे कि हम भी उतने ही समझदार हैं जितने शहर के लोग शिक्षित होने के साथ साथ हैं, तब वो पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि वो जो उनका सम्मान है जब उनको मिलने लग जाएगा तो वो जरूर आएंगे। अभी तो डर के मारे नहीं आते होंगे। नहीं, सम्मान के प्रयास बहुत किए जाते हैं उनको। यहाँ तक हम लोग प्रयास करते हैं कि आए तो उनको जलपान भी हो। ऐसा नहीं कि उनको ये लगे कि भाई हमको पूछा नहीं जा रहा, माना नहीं जा रहा। अभिभावक का पूरा सम्मान होता है और उसको हम लोग चाहते हैं कि वो अपने बच्चे के बारे में चर्चा करे, लेकिन फिर भी बहुत कम संख्या में लोग आते हैं। जलपान तो जो है ना, वो तो शरीर का सम्मान है, आत्मा का नहीं है। जलपान ये तो बात पेट पेट में चला गया। परंतु लेकिन कोई भी रास्ता, मतलब विचार करते हैं कि भाई किस रास्ते से ऐसा संभव हो सके कि अधिकतम संख्या में अभिभावक आ सके। तो इसके लिए हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि पहले समस्या की मैं जड़ में एक बार चला जाऊंगा तो मैं बता पाऊंगा कि इसका तरीका क्या हो सकता है। ठीक है। तो ये तो एक सामान्य सी समस्या है, पर ये सबके साथ होती होगी जरूर। हर स्कूल में ऐसा होता होगा कि 100% माता पिता नहीं आते होंगे, और उनका आना बहुत जरूरी है। वो जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अग्रवाल बहुत सर। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक जी, शशांक जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चले आगे। हाँ, मैं आग्रह करूंगा कि अगर किसी को कोई प्रश्न है तो मैं डॉक्टर अजय शर्मा जी भाई साहब का नंबर उनको व्हाट्सअप करने के लिए केवल, और मेरा नंबर मैं आपको यहाँ से बोल देता हूँ, नोट करना चाहे नोट कर लें, जिससे डॉक्टर साहब अगले सेशन में आपके प्रश्नों का समाधान कर पाएंगे। तो डॉक्टर अजय शर्मा जी का नंबर है 7078505003 70785 अरे 05 शशांक जी, 003। जी भाई शशांक साहब। जी, व्हाट्सएप नंबर ये नहीं है भैया। अच्छा अच्छा, 9 ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप बोल दीजिए। 9412 9412 80680। हाँ, 94 121 80 680, ये डॉक्टर अजय शर्मा जी का नंबर है। और मेरा नंबर नोट करना चाहेंगे तो 759933 8450 सर एक बार 7599 रिपीट कर दे सर। 759933 आप 8450। अपनी अपनी प्रांतीय समिति को भी भेज सकते हैं, सब पत्रक में हाँ, है। भेज सकते हैं।
जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। मैं आग्रह करूंगा अपने मध्य में डॉक्टर राकेश सारस्वत जी, जो हमारे शिक्षण की व्यवस्था को देखते हैं और प्रांतीय समिति के माननीय सदस्य हैं, आदरणीय डॉक्टर राकेश सारस्वत जी से, कि वो आज के इस वर्कशॉप का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करेंगे। हमने बहुत सारे आयाम इसमें समझे हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की है, जिनको हम संक्षेप में अगर चाहेंगे तो ब्रीफ करते हैं आदरणीय सारस्वत जी के धन्यवाद ज्ञापन से पहले। 4 आयाम, ज्ञान, कौशल, मूल्य, चरित्र, पीडीएम के संदर्भ में जानकारी मिली, स्टेक होल्डर्स की भूमिका और उनकी जिम्मेदारी के बारे में जानकारी मिली, संवाद कौशल के साथ साथ अनेक कौशल, जो 64 कलाएं, उनकी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी, संडे को खुलने वाले विद्यालय की जानकारी मिली, अनेक राज्यों की विद्यालयों के कैसे रूपरेखा है वह भी बताई, 4 देशों की शैक्षणिक व्यवस्था को भी चर्चा किया, प्रधानाचार्य के शिक्षण के विषय में, आचार्य के शिक्षण के विषय में, और उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बहुत सारी जानकारी आपने दी। गुड हैंड राइटिंग, इसके बारे में भी चर्चा हुई। प्रत्येक को उसकी जिम्मेदारी, चाहे वो स्टेक होल्डर कौन सा है, कर्मचारी भी है, तो उसको भी ये ज्ञान रहे कि कार्य क्या करना है। ऐसे अनेक विषयों की चर्चा करते हुए आपने ये सेशन लिया है। मैं इसमें आग्रह करूंगा डॉक्टर राकेश सारस्वत जी से, डॉक्टर साहब का धन्यवाद, आभार व्यक्त करने की कृपा करेंगे। डॉक्टर राकेश सारस्वत। जुड़े हुए तो थे वो प्रारंभ से तो दिखे हैं। सभी बंधुओं को नमस्कार। जी, आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही है सर? आ रही है। इतना सुंदर प्रबोधन हुआ है भाई साहब का, और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी प्रैक्टिकल भाई साहब ने हमको एडवाइस दी है, और जो ग्लोबल एजुकेशन का परिदृश्य हमको दिखाया है और हम सब लोगों को लाभान्वित हुए हैं, इस सब के लिए भाई साहब को मैं अंतरिम धन्यवाद देता हूं। ये इंटरिम थैंक है, क्योंकि 27 तारीख को ये समाप्त होगा सेशन, तो पूर्ण धन्यवाद जब होगा भाई साहब डॉक्टर हरीश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने अपने प्रबंधक हैं, अपने प्रधानाचार्य हैं जो इसमें जुड़े हैं, उन सब बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी वैसे, और आदरणीय डॉक्टर हरीश शर्मा जी का विशेष धन्यवाद जो भाई साहब ने किया ही है। हम पुनः 27 को जुड़ेंगे आपके प्रश्नों के साथ। डॉक्टर हरीश शर्मा जी हमारे मध्य में होंगे, पहले प्रश्नों के कुछ समाधान होंगे और फिर सेशन चलेगा। मैं आग्रह करूंगा सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे, यहाँ से शांति मंत्र के साथ ही आज का सेशन ओवर होगा।